गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ निकिता पूर्वा। एंड जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो जो थी इस चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था आपको याद है? किस किस के बारे में पढ़ा था हमने मिश्रण के बारे में, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे, है ना। मिश्रण उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, है ना, कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। और हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। होप आप लोगों को याद होगा। समांगी मिश्रण की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? यानी जब हम दो पदार्थ या दो अवयवों को आपस में मिलाते हैं तो कोई जो पदार्थ बनता है यानी मिश्रण तैयार होता है, उसमें दोनों अवयव को एक साथ देखा जाता है, यानी कि उनको क्या है, अलग से उनमें डिफरेंस हम नहीं कर सकते। वो समांगी विलयन होता है, यानी कि हमें एक जैसा जिसमें विलयन प्राप्त होता है वो हमारा समांगी विलयन था। और दूसरा था विषमांगी मिश्रण या विषमांगी विलयन, उसमें जिसमें हम दो अवयवों को आपस में मिलाते हैं और हमें दोनों के बीच क्लियर डिफरेंस मिलने के बाद भी दिखाई दे, वो कौन सा होता था? हमारा विषमांगी मिश्रण होता था। उसके बाद हमने इनके डिफरेंस वगैरह ज़्यादा चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे उससे आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में, यानी विलयन क्या होता है, विलयन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण यानी विलयन की सीधी बात करेंगे, अगर किसी समांगी मिश्रण है तो हम उसको विलयन कह सकते हैं, सीधी बात। पहली डेफिनेशन पहला आपको समझ में आ रहा है? विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यानी कि क्या है समांगी मिश्रण होना? यानी कि क्या है कि दोनों, अगर हम दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हैं तो उनके बीच क्या हमको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, यानी एक जैसा एक समान पदार्थ बनेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार से के विलयनों को देखते होंगे। जैसे नींबू जल, यानी नींबू पानी बनाते हैं तो हम पानी में क्या कहते हैं, नींबू मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जितनी भी चीज़ें जो मिलाते हैं हमको क्लियर अलग अलग दिखाई देती है क्या? हमको इनको छान कर अलग कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो वो ये कि एक समान विलयन बनता है, तो वो हमारा एक विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सोडा जल हुआ आदि विलयनों के एक उदाहरण है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार कर सकते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो। यानी हम विलयन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विलयन हम सिर्फ क्या कहेंगे, लिक्विड को आपस में मिलाएंगे तो ही विलयन बनेगा। नहीं, विलयन कैसा हो सकता है? जब हम बात करते हैं, हम मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं और दो धातु मिलकर एक मिश्र धातु बनाती है। तो उस केस में भी हम दोनों धातुओं को अलग कर पाते हैं क्या? नहीं ना, जब मिश्र धातु बनने के बाद। तो इस तरह से जो विलयन है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। हम विलयन की बात सीधे यूँ नहीं कहेंगे कि कोई लिक्विड होगा तो ही हम विलयन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ही बोला है कि ठोस विलयन और गैसी विलयन भी होते हैं, है ना। द्रव के अलावा ठोस और गैसी विलयन भी होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर विलयन की बात कर ही रहे हैं तो विलयन बनता किससे? क्योंकि यूँ तो बोल नहीं रहे कि हम शुद्ध पदार्थ की तो बात नहीं कर रहे, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन के कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो विलयन जो मेनली होता है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पहला होता है विलायक और दूसरा विलय। हाँ, विलायक और विलय क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विलय। समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है वह विलय कहलाता है। भिन्न भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो विलयन से भिन्न अवस्था रखता है वो विलय कहलाता है। क्या आया आपको? कुछ समझ में आया? क्या बोल रहा है इसमें? कि समान भौतिक अवस्था वाले, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमने दो पदार्थ लिए, कोई दो चीज़ें लिए। मैं कह रही हूँ कि मैंने वाटर लिया, तेल ले लें या एल्कोहल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को आपस में हम मिलाकर एक विलयन बना सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि दो पदार्थों को मिलने पर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक जैसा मिश्रण होगा तो क्या हो जाएगा, विलयन होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अगर दोनों की भौतिक अवस्था समान है, यानी कि क्या है, हमारा एल्कोहल भी क्या है, लिक्विड में, और हमारा जो वाटर है वो भी लिक्विड में, पानी में ही है, तरल ही है ना। तो इस केस में क्या होता है, वह मात्रा जो कम मात्रा में होती है, यानी वह अवयव जो कम मात्रा में, यानी कि अगर हम पानी ले रहे 100 मिलीग्राम, ठीक है, और 90 मिलीग्राम हम ले रहे क्या, एल्कोहल, तो उस केस में कम कौन है, हमारा एल्कोहल कम है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। यानी दो चीज़ों की भौतिक अवस्था सेम होने पर जो पदार्थ कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। उसके अलावा भिन्न भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने, और अगर ऐसा नहीं है, अगर दो हमारे पास पदार्थ दिए और दोनों की अवस्था क्या है, अलग अलग हो, उस केस में क्या, तो जब भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होगी, यानी भौतिक अवस्था यानी कि ठोस, द्रव, गैस, यानी एक ठोस हो दूसरा द्रव हो, उस केस में हम विलय का पदार्थ क्या किसे पता चलेंगे कि वही पदार्थ विलय है। उसको पता करने के लिए क्या करते हैं, दो अवयवों से बना विलयन, यानी कि हम क्या
विलयन कैसे बनेगा? उन दोनों को मिलाने पे भी बनेगा, है ना। अगर दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है, उस केस में हम विलय ऐसे पता करेंगे कि हमारा जो विलयन फॉर्म होगा, यानी कि दोनों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा उसकी अवस्था और जो विलय है उसकी अवस्था अलग अलग होगी। यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम पानी में शक्कर मिला रहे हैं, ठीक है। तो पानी में शक्कर मिलाने पर हमारा विलयन बन रहा है। तो विलयन जो पानी में शक्कर मिलाने के बाद बनेगा कैसा? ठोस हो जाएगा कि द्रव रहेगा कि गैस रहेगी? ठोस रहेगा कि द्रव रहेगा? द्रव रहेगा ना, क्योंकि पानी हम ले रहे हैं ज़्यादा, यानी मैं कह रही हूँ कि 90 ग्राम में पानी ले रही हूँ, 90 मिलीलीटर में पानी ले रही हूँ और 10 ग्राम उसमें शक्कर डाल रही हूँ, तो कौन ज़्यादा है? पानी ज़्यादा है और उसमें मैं शक्कर मिला रही हूँ, ठीक है। और शक्कर की मात्रा कम है। ऐसे भी हम देख सकते हैं या फिर ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारा विलायक बनेगा, ठीक है, यानी कि हमको शक्कर और पानी को मिलाने पर जो हमारा विलयन बनेगा वो कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना। पानी में अगर शक्कर घुलेगी तो बनेगा तो लिक्विड ही, तो वो क्या रहेगा? उस केस में हम हमारी जो विलयन से जो अलग रहेगा, क्या अलग रहेगा? जिसकी भौतिक अवस्था विलयन से अलग रहेगी, यानी वो क्या कहलाएगा? हमारा विलय कहलाएगा। कैसे एग्जाम्पल लूँ? समझ में नहीं आ रहा ना यहाँ पर? 1 मिनट। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। विलय को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, उसकी बात कर रहे हैं। विलय अगर दोनों की भौतिक अवस्था सेम होगी तो जो कम होगा वो विलय होगा। पर अगर दोनों की भौतिक अवस्था सेम नहीं हो, उस केस में क्या? सेम होगी तो हमको जो कम मात्रा में होगा वो विलय हो जाएगा। पर दोनों की भौतिक अवस्था अगर अलग अलग है ना, उस केस में विलय का पता कैसे चलेगा? जैसे हमको दे रखा है कोई सॉल्वेंट दे रखा है ऑरेंज कलर का, सॉल्वेंट यानी जिसको विलायक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूट, यानी विलय दे रखा है हमको, ठीक है। यानी जो विलय है वो क्या दे रखा है हमको? ठोस दे रखा है, और जो ये दे रखा है लिक्विड, ये क्या हमारा विलायक है। तो इस केस में हमारा जो विलयन रहेगा वो कैसा दिख रहा है हमको? द्रव अवस्था में दिख रहा है। यानी कि विलयन से किसकी अवस्था अलग है? वो हमारा विलायक हो जाएगा। यानी विलयन बनने पर जिसकी अवस्था विलयन जैसी नहीं हो वो हमारा विलय होता है, ठीक है। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगी। अपन पहले विलायक की डेफिनेशन पढ़ ले तो इससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब विलायक क्या होता है? समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है। यानी कि क्या? जब मैं कह रही हूँ कि दोनों की भौतिक अवस्था सेम होगी, है ना, दो पदार्थों को मिला रहे हैं, हम अल्कोहल और पानी को मिला रहे हैं, तो दोनों की भौतिक अवस्था सेम है। मैं कह रही हूँ मैंने 10 मिलीलीटर अल्कोहल लिया और 90 मिलीलीटर जल लिया है, तो भौतिक अवस्था में ज़्यादा कौन है? जल है ना। तो जल क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा विलायक रहेगा, ठीक है। और जो कम रहेगा 10 मिलीलीटर अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा? विलय रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर भौतिक अवस्था समान होगी तो जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, ठीक है। अब इसके विपरीत अगर दोनों की भौतिक अवस्था सेम नहीं हो, उस केस में भिन्न अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में विलयन के समान प्रावस्था रखने वाला अवयव विलायक कहलाता है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों की भौतिक अवस्था सेम नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, ये जो सॉल्वेंट है इसको विलायक कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर भी, और जो सॉल्यूट है उसको विलय कहते हैं। हम इन दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जिसकी भौतिक अवस्था विलयन बनने वाली भौतिक अवस्था के सेम होएगी, यानी कि क्या है? विलयन है वो भी लिक्विड है और विलायक है वो भी लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा? विलायक कहलाएगा। यानी कि जब दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी तो जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होगी वह विलायक होगा। यानी कि यहाँ पे देखो हमको लिक्विड दे रखा है सॉल्वेंट, यानी विलायक हमको लिक्विड दे रखा है, और विलयन हमको विलय क्या दे रखा है? हमको ठोस दे रखा है ना। तो हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? लिक्विड ही बन रहा है, द्रव माध्यम ही बन रहा है, द्रव विलयन ही बन रहा है। तो इस तरह से हमको क्लियर कर सकते हैं हम कि अगर हमको नहीं भी दिया हो तो भी जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलय होगा नहीं, तो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। या फिर क्या होगा? जिसकी अवस्था विलयन की अवस्था जैसी होगी वो क्या होगा? विलायक होगा। आया समझ में? एक एग्जांपल और ले लें हम। जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 10 ग्राम क्या है? विलय है, ठीक है। नहीं, आप बताओगे कि विलय और विलायक क्या है, मैं आपको सिर्फ डिजिट्स दूँगी। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक 10 ml और एक 90 ml लिक्विड है, ठीक है। तो इस केस में विलय विलायक कौन सा आएगा? हमने क्या पढ़ा है? ml दे रखा है, यानी कि दोनों की भौतिक अवस्था क्या है?
लिक्विड ही है, यानी दोनों क्या है, द्रव में मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, हमारा विलय होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दोनों की भौतिक अवस्था सेम है, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलय होगा, और जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या हो जाएगा, विलायक होगा। और ये विलय विलायक मिलकर क्या बनाएंगे, 100 ml विलयन बनाएंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? ये तो हम क्या था कि भौतिक अवस्था सेम थी तब की बात। अब भौतिक अवस्था अलग अलग होगी तब, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मेकेरियो मैंने 90 ml लिया है वाटर, ठीक है, और मैंने 10 ग्राम लिया है, क्या ले लूँ मैं, 10 ग्राम सॉल्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में बताओ आप कि विलय कौन रहेगा, विलायक कौन रहेगा। ये 90 ml वाटर 10 ग्राम सॉल्ट मिलकर बनाएंगे क्या, वाटर ज़्यादा है या सॉल्ट ज़्यादा है, बनेगा क्या, अगर वाटर में सॉल्ट घुलेगा तो बनेगा क्या, कोई लिक्विड ही बनेगा, द्रव ही बनेगा, द्रव ही बनेगा ना। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है, यानी द्रव बनेगा, यानी ये दोनों मिलकर विलयन ही बनाएंगे एक तरह से। तो जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है, किसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान है, वाटर की, क्योंकि वाटर भी लिक्विड है और जो हमारा विलयन बनेगा वो भी लिक्विड है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा विलायक कौन कहलाएगा, जिसकी भौतिक अवस्था किसके समान होगी, विलयन के समान। और जो 10 ग्राम हमारा सॉल्ट है वो क्या होगा, हमारा विलय होगा। ठीक है, तो विलय कौन, जिसकी भौतिक अवस्था अगर विलायक से विलयन से अलग होगी, और विलायक कौन, जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो ये तो हमने पढ़ लिया विलायक और विलय के बारे में। अब हम आगे चलें, अब हम पढ़ेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा कि हमने बोला कि जो विलयन है वो सिर्फ द्रव विलयन नहीं होता है, गैस और ठोस भी होता है। तो वो कैसे होता है उसके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि विलायक और विलय मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। इस केस में भी ये दे रखा है, जो विलय दे रखा है वो क्या है, ठोस है, और विलायक जो है द्रव है, क्योंकि विलायक की प्रकृति क्या है कि विलयन जैसी रहेगी। विलयन लिक्विड बन रहा है तो विलायक भी क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा। और विलय की प्रवृत्ति जो रहती है विलयन से अलग होती है, यानी विलय क्या रहेगा, ठोस हो गया है हमारा। और एग्जांपल देखें, गैसी विलयन कैसा हो जाएगा, जब गैस और गैस को मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो भी गैसी विलयन है। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा, गैसी विलयन हो जाएगा। अब इसमें विलायक और विलय कैसे पता करेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में होगी वो कौन हो जाएगा, विलायक, और जो कम मात्रा में होगी वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है। ठीक है, अब क्या लिखा है, विलय द्रव हो और विलायक गैस हो। ठीक है, विलायक गैस है, यानी हमारा विलयन भी गैस होना चाहिए, क्योंकि विलयन की प्रवृत्ति हमेशा विलायक जैसी होती है। तो क्या बनेगा गैस ही, यानी क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। तो उस केस में जो मिश्रण बनेगा वो कैसा मिश्रण बनेगा, गैसी मिश्रण बनेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ये कन्फर्म है कि जो विलायक रहेगा उसी की भौतिक अवस्था विलयन की रहेगी। ऐसे ही ठोस गैस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो ये एग्जांपल हो गया। ठोस क्या था हमारा, विलय था, और विलायक क्या था हमारा, गैस थी, है ना। तो इस केस में भी जो मिश्रण बनेगा या विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैसी विलयन ही बनेगा। अब द्रव विलयन है ना, इस केस में विलायक क्या है, तीनों द्रव ही रहेंगे, यानी हमारा जो विलयन रहेगा वो कैसा रहेगा, द्रव ही रहेगा। ठीक है, कैसे, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि हमारे जल में गैसें घुली हुई है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा क्या है, द्रव प्लस द्रव, है ना, दोनों ही द्रव हो तो जल में घुला हुआ एथेनॉल। और अगर विलय ठोस हो और विलायक हमारा जैसा कि द्रव भी है, तो ये सारे विलयन जो बनेगा विलयन वो द्रव ही रहेगा, क्योंकि हमारा विलायक जो है वो द्रव ही है। जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जल में ग्लूकोज घोल देंगे, है ना, या जल में हम नमक भी घोल रहे हैं तो भी सब क्या हो जाएंगे, इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठोस विलयन क्या होता है, गैस प्लस ठोस। ठीक है, अब ठोस विलयन की बात करिए, अब विलयन ठोस है, यानी विलायक सारे क्या रहेंगे, ठोस रहेंगे, क्योंकि विलयन की प्रकृति हमेशा विलायक की तरह होती है। तो हमारे विलायक सारे ठोस, और भाई गैस, द्रव, ठोस, तीनों का एक एक बार हम मिलाएंगे। और एग्जाम्पल देख रहे हो, हाइड्रोजन का प्लेटियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, और तांबे का सोने में विलयन, ये सारे हमारे क्या के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठोस विलयन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन शॉर्ट में विलायक और विलय को क्या कह सकते हैं, हम विलय को कह सकते हैं कि जिसको घोला जाता है। विलय हमेशा वो होता है जिसको घोला जाता है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, है ना,
यानी कि हमेशा वो कम मात्रा में होती है तभी घुलती है। तो विलय क्या होता है? जिसको घोला जाता है। और विलायक क्या होता है? वह माध्यम जिसमें घोला जाता है। यानी विलय घुलने वाला पदार्थ और विलायक जिसमें घुला जा रहा है वो पदार्थ। जैसे पानी और नमक की बात थी कि पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम घोलेंगे किसी को, और घुलेगा कौन? नमक। तो क्या हो जाएगा? हमारा विलय होता है। इस तरह से क्या हो जाए? विलयन कैसे बनता है? विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब आगे चलें। अब आगे हमको जो पढ़ना है और उदाहरण दे रखे हैं आपको, मैंने जैसे एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये एग्जांपल भी आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना, अपने हिसाब से समझना कि कैसे कौन सा विलयन कैसा है। जैसे ठोस का दे रखा है, इसमें द्रव का भी दे रखा है ना। तो ये सब आपको करना है, क्योंकि बाकी मैं उदाहरण आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब उसके बाद हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। तो बात करें विलयन की सांद्रता क्या थी? विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा को जो विलयन को किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता या किसे कहेंगे? यानी विलय की जो मात्रा होगी विलयन में, वो विलयन की सांद्रता कहलाएगी, है ना। विलय यानी जिसको घोला जाएगा उसकी जो मात्रा रहेगी विलायक में, वो क्या रहेगी? विलयन की सांद्रता कहलाएगी। या जैसे यहाँ पे दे रखा है हमको फॉर्मूला, विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमेशा हमको क्या चाहिएगी? विलय की मात्रा चाहिएगी और अपॉन में विलयन की मात्रा। ऐसे हमको अगर विलायक के थ्रू निकालनी है तो विलयन की मात्रा अपॉन में विलायक की मात्रा, यानी कि सांद्रता क्या होती है? विलेय पदार्थ की मात्रा टाइम में या तो विलायक में या विलयन में, वो क्या कहलाती है? किसी विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक, जैसे कि हम बात करेंगे अभी जितने भी सॉल्यूशन के हमने एग्जाम्पल लिए थे उसके बेसिस पे हम इनको भी सोल्व कर पाएंगे। तो विलयन की सांद्रता क्या कहलाएगी? किसी विलायक या विलय की मात्रा विलायक या विलयन में, वो क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब हम बात करें आगे। अब बात करते हैं हम सांद्रता के आधार पर हम विलयन को कितने प्रकार बना सकते हैं। जैसे हमने देखा रोजबर्ग गैस के हिसाब से हमने विलयन के प्रकार बताए। अब सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कौन से होंगे? सबसे पहला तनु विलयन। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम हो उन्हें तनु विलयन कहते हैं। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा? विलायक जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा होगा और विलय जो रहेगा वो बहुत कम होगा, वो विलयन कौन सा हो जाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। उसके बाद दे रखा है सांद्र विलयन। वे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो वो सांद्र विलयन कहलाता है। अब ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा रहेगी, यानी जिसको घोलते हैं हम, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो, विलायक से तो कम हो पर फिर भी बहुत ज़्यादा हो, वो कौन सा विलयन कहलाएगा? हमारा सांद्र विलयन कहलाएगा। जैसे हम मान लें कि 50-20 का रेशो या उससे भी ज़्यादा हो, है ना। जैसे हम माने कि हमने वाटर और नमक को बहुत ज़्यादा, मतलब नमक बहुत ज़्यादा घुला हुआ उसमें, तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा? सांद्र विलयन हो जाएगा। उसके बाद संतृप्त विलयन। वे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें हमने बहुत सारा विलय ऑलरेडी मिला दिया है, यानी कि अब अगर हम और विलय डालना चाहें तो घुले नहीं, तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा? संतृप्त विलयन। यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैंने 1 गिलास पानी लिया है, मैंने उसमें नमक घोले गई, तो एक ऐसा टाइम क्या आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, यानी बहुत सारा नमक ऑलरेडी घुल जाएगा, तो वो कौन सा विलयन हो जाएगा? संतृप्त विलयन, जिसमें विलय की मात्रा अब निश्चित अनुपात तक ही घुलेगी, उसके बाद नहीं घुल पाएगी, वो कौन सा हो जाएगा? संतृप्त विलयन, जहाँ पे विलय की मात्रा घुलना बंद हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है असंतृप्त विलयन। वे विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि असंतृप्त विलयन कौन सा? जिसमें विलायक की कैपेसिटी हो कि हम और विलय उसमें घोल लें आराम से, वो कौन सा विलयन हो जाएगा? हमारा असंतृप्त। और जिसमें और अधिक नहीं घोल पाएंगे वो कौन सा हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दे रखा है अति संतृप्त। वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा से भी अधिक हो। ठीक है, अब मैंने बोला कि संतृप्त विलयन कौन सा विलयन होता है? जिसमें हम विलय और नहीं घोल पाए, पर उसमें एक दे रखा है एक पॉइंट कि किसी निश्चित ताप पर अगर हम उसको, मैंने बोला कि नमक को मैंने पानी में बहुत सारा घोल दिया तो वो घुलना बंद हो गया, अब मैंने ये कर दिया उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया तो शायद वो थोड़ा बहुत और घुल जाए, और उसके बाद मैंने क्या करा? और नमक डाल दिया। तो ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन से भी और अपेक्षाकृत विलय ज़्यादा हो
यानी संतृप्त विलय में तो क्या हो रहा था कि विलयन घुल ही नहीं रहा था, विलय घुल ही नहीं रहा था, पर मैंने और ज़्यादा उसमें क्या कर दिया, विलय डाल दिया। तो ऐसा विलयन कौन सा हो जाएगा, अति संतृप्त, जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, वो कौन सा विलयन हो जाएगा, अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ लेते हैं विलयन के हमारे क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, विलयन के गुण भी तो पता होने चाहिए, हमने इतना सारी चीज़ें पढ़ी है विलयन के बारे में, तो अब विलयन के गुण हमको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि विलयन कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी एक समान, जिसमें हम उसके अवयवों में भेदभाव नहीं कर पाए, उनके अवयवों को आसानी से अलग नहीं कर पाए। ठीक है, तो विलयन कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि हमको पता है कि विलयन के कण काफ़ी छोटे होंगे, तभी तो वो एक दूसरे में इतने घुल जाएंगे कि हमको दिखेंगे भी नहीं। तो वही बताया गया है कि विलयन के जो कण होते हैं उनका जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। इतना बारीक होता है कि हमको आँखों से दिखा भी नहीं रहा है ना। तो वो क्या होता है, इनके कणों का आकार क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब क्या होता है, विलयन का जैसा कह रहे हैं कि हम आकार काफ़ी छोटा होता है ना। तो अगर इसमें से हम प्रकाश की किरणों को गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करते हैं, प्रकाश के मार्ग में क्या होते हैं, नहीं दिखाई देते। जैसा कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे हम पानी और नमक को घोल लिया है हमने, ठीक है, और उसमें से अगर हमने लाइट पास करने की कोशिश की है तो वो क्या करेगी, लाइट फैलेगी क्या, नहीं फैलेगी, वो आसानी से पास हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि ये क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं इनके कण कि गुजर रही प्रकाश के बीच में नहीं दिखाई देते हैं, यानी कि ये क्या, इनके कण चमकते हुए भी नहीं दिखाई देते। इसके विपरीत अगर हम करेंगे कि अगर पानी में कुछ ऐसी चीज़ डाल दो जो पानी से अलग आसानी से अपन छान सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लाइट पास करेंगे तो वो कण हमें चमकते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट दे रखा है, छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी ये विलायक के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी होता है। कैसे, हमने बोला है कि हम क्या आता है, विलयन कैसा रहता है, एक समांगी मिश्रण होता है, दो छानने पर अलग होगा ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट तो सही हो गया कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलायक के कणों से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या है, छानने पर हम किसी सॉल्यूशन को हटा सकते हैं क्या, नहीं। अगर नमक और पानी का घोल है उसको छान कर अलग कर सकते हैं क्या, नहीं होगा ना। तो वही कह रहा है कि छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर हम उसको पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे, नमक घुला हुआ है पानी में, वो पानी को छोड़ देंगे तो ऐसा होगा कि वो नमक जाके नीचे बैठ जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है। जैसे हम नमक पानी में अगर मैं रेत डालती हूँ तो रेत जाके नीचे बैठ जाएगी, अगर हम उसको हिलाना बंद कर देंगे और ऐसे ही रख देंगे, शांत छोड़ देंगे तो ऐसा इसमें नमक के केस में होगा क्या, नहीं होगा। तो शांत छोड़ देने पर ये क्या होता है, इनके कण नीचे जाकर भी नहीं बैठते, अतः ये क्या होता है, स्थायी होता है। अगर नीचे जाके बैठ रहा होता है तो आसानी से छन भी जाता, क्षमता भी और क्या होता है, इनके कण नीचे जाकर भी नहीं बैठते। इस तरह से हमको क्या पता चला कि हमारा जो विलयन होगा वो क्या रहता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया, विलयन के बारे में सारी डिटेल पढ़ ली। अब आपका काम है कि इन सारे को चीज़ों को नोट करोगे और इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, अब इसका जो आगे का पार्ट रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।